बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो था कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाक़या। ये वाक़या न सिर्फ एक वाक़या तो था ही, लेकिन इसने कई इंसानों की जान भी ली। इमारतों के गिरने का ये सिलसिला ना तो नया है और ना ही शायद ख़त्म होने वाला है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि कराची शहर को, मैं नहीं कहती, एक्सपर्ट्स कहते हैं, पूरे जितने भी तमाम तर लोग हैं यहाँ पर ओपिनियन रखने वाले, उनका ये कहना है कि शहर को कंक्रीट का जंगल बनाने में किसी ने कसर नहीं उठा रखी है। लेकिन जो इदारे हैं जिसमें बिलखुसूस नाम आता है SBCA का, उसमें बड़ी तनकीद हुई है और इस इमारत के गिरने के बाद कुछ ज्यादा ही हुई है। उसके अफसरान को मुअत्तल भी किया गया कि ये बिल्डिंग जो 30 साल पुरानी है, अब ये 30 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं अगर यही गिरना शुरू हो गई हैं तो बाकी शहर की जो इमारतें हैं उस पर फिर हम क्या सवाल रखें या उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? वो तो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। मैंने कुछ एक्सपर्ट से इस बारे में राय ली कि किसी भी बिल्डिंग की जो मुद्दत है वो कितनी हो सकती है, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत ने ये जो अचानक से तमाम तर बिल्डिंग्स जो कि बताया जा रहा है कि मखदूश इमारतें हैं जिनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, 51 बताया जा रहा है कि इंतहाई मखदूश इमारतें हैं जिनको सिंध हुकूमत कह रही है कि हम फौरी तौर पर उनको गिराएंगे। लेकिन गिराने से क्या मसला हल हो जाएगा और क्या वहां पर रिहाइश पजीर लोगों के लिए कोई सिंध हुकूमत का प्लान है, कोई उनको मुतबादिल जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? और सबसे अहम सवाल ये कि शहर के अंदर प्लानिंग करने के जो फुकदान है, यानी तामीरात होए चली जा रही हैं लेकिन माहिर तामीरात जो हैं उनसे कोई कंसल्ट ही नहीं होता। SBCA फाइलों पर फाइलें चलाता है। 80 गज के प्लॉट से लेकर 120 गज तक के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की जिम्मेदार आखिर है कौन? ये अहम तरीन सवाल है। तो जरा पहले सिंध हुकूमत के तर्जुमान से इस पर बात करते हैं। नादिर गबोल को हमने जहमत दी है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, जरा उनसे पहले बात करते हैं। नादिर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नादिर, ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है कराची के अंदर, ये मामलात हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पहला वाक़या भी नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा क्योंकि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। लेकिन इमारतें, मेरा सादा सा सिंपल सवाल ये, इमारतें गिरती क्यों हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्विक सवाल किया, उसका मैं क्विक रिस्पॉन्स दूंगा। अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं बिल्कुल भी हुकूमत की पर से हुकूमत को बारी ज़मा नहीं कर सकता। हुकूमत की ज़ाहिर सी बात है, एंड में जिम्मेदारी बनती है। मगर कराची की जो अक्सर इमारतें हैं वो एक तो 50, 60, 70 साल पुरानी है। ये भी जो इमारत है ये 50 साल पुरानी थी। इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी रहायशियों की तरफ से, उल्टा इसके ऊपर 2 मज़ीद फ्लोर्स ऐड किए गए थे। और ज़ाहिर सी बात है, अगर एक ऑल्टो गाड़ी है उसके ऊपर आप कैरी का या ट्रक का वजन चढ़ाएंगे तो गाड़ी तो नहीं चल सकेगी ना। इसके साथ भी वही हुआ। अनफॉर्चुनेटली इलीगली 2 फ्लोर्स ऐड की गए थे, मगर हुकूमत पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। हुकूमत का काम था, हुकूमत के जो SBCA बोल दें या एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बोल दें, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस बिल्डिंग को, इसकी निशानदही भी की गई थी। 2022 में नोटिस देना शुरू किए थे और 3 नोटिस दिए गए थे। बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश भी की गई थी, मगर क्योंकि जब भी टीम्स जाती थी तो सामने से मजम्मत का सामना करना पड़ता था टीम्स को, तो वो वापस लौट कर आ जाती थी, जो कि नहीं करना चाहिए था उनको, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे अभी जब से ये अफसोसनाक वाकया हुआ है लियारी के अंदर, 9 ऐसी इमारतें हैं मजीद जो हमने खाली कराई हैं, उनकी बिजली मुअत्तल की है, उनका गैस मुअत्तल किया है। लोगों को हमने बोला है कि आपके ऊपर FIR काटेंगे अगर आप इसको खाली नहीं कराएंगे। तो इस बिल्डिंग के साथ भी ऐसा होना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ ये है कि देखिए, हुकूमत की जहाँ पे ज़िम्मेदारी है तो वहाँ पे रिहायशियों की भी ज़िम्मेदारी है। अक्सर ये जो बिल्डिंग्स हैं इनकी अपनी कमिटीज़ होती हैं, इनकी अपनी मैनेजमेंट होती है, उधर भी करप्शन होती है। मुझे ऐसी भी बिल्डिंग्स पता है जो पॉश एरिया में, जैसे क्लिफ्टन का आप नाम ले लें, सी व्यू का आप नाम ले लें, वहाँ पे ऐसी-ऐसी बिल्डिंग्स हैं, मैं नाम किसी एक बिल्डिंग अगर आप बोले तो ले भी सकता हूँ। वहाँ की मैनेजमेंट माहाना रिहायशियों को 10,000, 15,000, 20,000 मेंटेनेंस की मद में चार्ज करती है। मगर अगर आप उन बिल्डिंग्स का हाल देखें तो उनका भी वही हाल है जो इस लियारी की बिल्डिंग का हाल था कि पूरी सीमेंट गिर रहा है, सरिया एक्सपोज़ हो गया है। ये देखिए, एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए, मगर इन द एंड बिल्कुल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पे जो लॉज़ हैं उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे मैनेजमेंट भी, तो उनको फिर एनफोर्स भी करना चाहिए। ओके अच्छा नादिर साहब, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें, आपका तो लियारी आपका गढ़ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, सिंध हुकूमत कहती है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम लियारी को पेरिस बनाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि देखें, आपका नारा है रोटी कपड़ा और मकान। अब ये जो मकान वाला मामला आ रहा है, आप कह रहे हैं कि हम जो बिल्डिंग्स हैं जो जिनको ज़ाहिर आपने डिमोलिश करना है, गिराना है, उनके मकीनों के लिए सबसे बड़ा मसला है मुतबादिल रिहाइश का। और आपका नारा
जो है वो रोटी कपड़ा मकान है, तो मकान कैसे आप उन तक प्रोवाइड करेंगे? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसे हादसात के बाद हम इंतजार ही करते रह जाते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम होंगे। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का आज से नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से नारा बुनियादी यही है, रोटी कपड़ा और मकान। और इसका हमने सबूत भी दिया है। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज जो हमारा एक एंडेवर है, इसमें हम 21 लाख घर, ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में कोई भी इतना बड़ा पब्लिक हाउसिंग इनिशिएटिव अच्छा। की कोई और मिसाल आपको नहीं मिलेगी। 21 लाख घर हम फ्लड इफेक्टीज को बना के दे रहे हैं। तो इसी तरह का, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जहाँ पे कराची में एक ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है। 3 करोड़, क्या मैं तो समझता हूँ 4 करोड़ आबादी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, और मजीद लोग आए जा रहे हैं, दीगर शहरों से, पूरे पाकिस्तान से लोग आए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मुतबादिल सोचना बिल्कुल गवर्नमेंट को पड़ेगा। और ये जो सानिया हुआ है, इस देखें, ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मगर इसके बाद ऑलराइट। हुकूमत थोड़ा सा इस मैटर को ज्यादा सीरियसली ले रही है। सीएम साहब का अब ये प्रायोरिटी है कि कराची के अंदर ये जो मसाइल हैं हाउसिंग के और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना है। तो हम ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक मिनट सुने नादिर, मैं आपसे ये पूछूं क्या? देखें, ये तो एक हकीकत बात है, आप लोगों ने भी विजिट किया, फिर बाकी सारे लोग भी विजिट कर रहे हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एसबीसीए के एक ऑफिसर को मैंने स्क्रीन पे देखा, मैं खुद पर्सनली वहां नहीं जा सकी, लेकिन मैंने स्क्रीन पर देखा कि उनसे क्वेश्चन हो रहा था कि सर ये बताइए कि क्या ये फला इमारत जो है ये मकदूश है या नहीं है, आपने क्या एग्जामिन किया? आप तसव्वुर करें, एसबीसीए के अंदर एक ऑफिसर वहां खड़े होकर ये कह रहे हैं कि डीजी साहब आएंगे तो बताएंगे। तो जो एग्जामिनर्स हैं, जो वहां ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं एसबीसीए के अंदर, उनका क्या क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं, आप हाँ, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और यही देखते हुए तो हाँ, वजीर आला सिंध ने सख्त कार्रवाई का इनिशिएटिव लिया है, और पैसा वजीर सही बल्दियात है, सईद गनी ने फिर डीजी सही एसबीसीए है, को मुअत्तल कर दिया है। उसके नीचे जितने भी अफसरान हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। सिर्फ बिल्कुल ऐसे हम ही है। रिहायशियों को नहीं, खुदा न खास्ता इलाके के लोगों को नहीं हम कह रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट करेंगे। हमने खुद एसबीसीए के डायरेक्टर लेवल के इंस्पेक्टर्स तो कितने सारे हमने अरेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। सबके जो असासे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ऊपर से नीचे पूरा एसबीसीए का इस वक्त ओवरऑल इनिशिएट कर दिया गया है। अभी जो नए डीजी एसबीसीए लगाए गए वो इंतहाई प्रोफेशनल एक अफसर हैं, और उनका माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी साबित करता है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरा पूरा सिंध अच्छा, देखेगा। एक मिनट नादिर, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आप फिर मुझे ये कहना चाहते हैं कि इसाक खोड़ो साहब, जिनको अभी आपने मुअत्तल किया है डीजी एसबीसीए को, क्या वो नाअहल थे, नॉन प्रोफेशनल थे? और अगर वो नॉन प्रोफेशनल थे तो फिर उनकी तैनाती किसकी मर्जी से हुई? क्योंकि ये एसबीसीए तो आपके अंडर है ना देखिए, सर। नहीं, वो भी क्वालिफाइड थे, 20 ग्रेड के एक ओबीसी सिविल सर्वेंट थे। वो भी अब इस पूरे क्वालिफिकेशन के ऑलराइट। लिहाज से तो बिल्कुल सही थे। मगर अगर उनके इदारे में इतनी इनएफिशिएंसीज, करप्शन की बिल्कुल इंकशाफात हो ऐसे ही रहे है। हैं, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी एंड में फिर उन पे ही आयद होती है। उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और अगर उनके खिलाफ सबूत पेश आएगा तो उनके खिलाफ फिर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा जो एक हादसा, एक सानिया हुआ है, एक ट्रेजेडी हुई है, ये पूरे सिंध हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है, एक बर्डन है। और इस प्रेशर से इंशाल्लाह हम बेहतर बन के निकलेंगे, और रिहायशियों को, पूरे सिंध को, सिंध की आवाम को हम डिलीवर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मजीद इस तरह की कोई भी सानिया को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इसको होने देंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच नादिर गबोल। और आप जितनी ज़ाहिर ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर करेगी और जाहिर है चीज़ों को लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करेगी। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं मजीद इस पर आपसे किसी और रोज़ बात करूंगी। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची में बिल्डिंगें क्यों गिरती हैं, ये अहम सवाल है, लेकिन इसके पीछे और भी मुहर्रिकात हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और आज मैंने मौजू जाहिर है कराची शहर में जो इमारतें गिरने का सिलसिला है उस पर बात करने की कोशिश की है। तो जाहिर है एक्सपर्ट ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी है। ये शहर जैसे जैसे तामीर किया गया है या जिस तरह से फैला दिया गया है, इस शहर पे बहुत सारे सवालात ये भी हैं कि इसके पीछे कौन है। क्या हर किसी को इजाज़त है कि आप जैसे चाहें जहाँ चाहें अपनी बिल्डिंग्स बनाएं? लेकिन मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की एक रिनाउंड माहिर तामीरात मौजूद हैं और जाहिर है इनका काम और इनका नाम ही अहम है। यास्मीन लारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा।
वेल जी यास्मीन साहबा, बहुत सारी बातें हैं। मैंने अभी नादिर साहब से भी मैंने गुफ्तगू की है। आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो मयार है, देखिए मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना आपसे ही चाहूंगी कि जो रिहाइश का मयार है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए और सारी एसओपीज को हम फॉलो करें, क्योंकि जो हम नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं, लेकिन एक मयारी रिहायशी तामीर क्या होनी चाहिए, तामीरात कैसी होनी चाहिए? क्या कराची जो है वो रिहायशी जो इसकी इमारतें हैं वो रहने के काबिल नहीं है? देखो, मेरा बात ये कि अभी हम जो ये सदी हमारी है, ये बहुत सारे इसमें बहुत हैजर्ड्स हैं और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है और हम उसके लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जो इमारतें बनी हुई हैं ये तो गिरी और इतना बड़ा सान्या हुआ है जो कि मेरे ख्याल में बिल्डिंग को गिरना तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो नई बिल्डिंग है ना। 30 साल तो कोई बिल्डिंग की जिंदगी में वक्त ही नहीं होता है। और ये क्या वजह है कि इतनी मखदूश इतनी जल्दी ये हो गई है? और दूसरी बात ये कि जब इतने लैक्स आपका निज़ाम हो, जब किसी को फिक्र ही ना हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो वो कुछ ना करें, तो कितनी इमारतें जो ऐसे गिरने वाली होंगी। आप यूँ समझिए कि आज हम कराची में जो बैठे हैं तो हम एक साइस्मिक जोन में हैं, हम फॉल्ट लाइंस के ठीक ऊपर है। हैं। आधे से ज्यादा कराची खुदा न खास्ता जमीन बोश हो सकता है अगर यहाँ पे जल्जला आ जाए, तो जरा झटके भी अगर आएंगे तो सवाल ये है कि हमने क्यों ये छोड़ रखा है। हमें अगर हम में ये सकत नहीं है कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकें, तो ठीक। फिर हम मल्टी स्टोरी ना बनाएं, हम 2-3 मंजिले की इमारतें बनाएं। हम अपनी प्लानिंग ऐसे करें कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए जो बड़े प्लॉट दिए जाते हैं वो ना दें ना, जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए चीजें की जाएं। पता है, हमें पूरा अपना अंदाज बदलना होगा, या तो हम कंट्रोल करें, वो हमें पता है हम कर ही नहीं सकते हैं। और ये तो अभी हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जो कि टेक्निकली स्ट्रक्चरली अनसेफ हैं, लेकिन व्हाट बिल्कुल। अबाउट द एनवायरनमेंट? आपके इतने इलाके, पूरा शहर भरा हुआ है ऐसे गुंजान इलाकों से जहां सांस लेने को जगह नहीं है। व्हाट अबाउट दिस इकोलॉजिकल tyranny that's going on? जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं, जो लोग आहिस्ता आहिस्ता सिसक के जिनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये कि हम शहर को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा? और ये कि हमें बताया जाता है कि हाँ हुकूमत कर रही है, हाँ हुकूमत कमेटी बना रही है, हुकूमत सब कुछ करती है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता ना। तो ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है। और जो लोग हैं वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को ना अपने राइट्स का पता है कि उनके भी तो राइट्स है ना, उनकी क्यों जिंदगियां ऐसे हमने छोड़ रखी हैं इस तरह के लोगों पे, जो ये एक तरह के लोग आते हैं और कर जाते हैं, वारदात कर जाते हैं मखसूस यास्मीन बिल्डिंग साहब, बना आपने दो इम्पोर्टेंट बातें की हैं और पुरानी इमारतों पे तो मैं अभी बात नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर है वो हेरिटेज वाली चीज़ें जो हैं उस पर फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल शायद ये है कि आपने भी जब गुफ्तगू में कहा, मुझे ये फरमाइएगा कि किसी भी इमारत की मुद्दत कितनी होती है, यानी कोई 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितनी? क्योंकि दुनिया में जो इमारतें हैं जिनको, जो अगर आप हेरिटेज की बात करें तो वो तो साल साल पुरानी इमारतें भी हैं, लेकिन रिहायशी इमारतों की जो मुद्दत है वो कितनी होनी चाहिए, ये कितनी हो सकती है? और दूसरा ये कि ये जो हमने अपना रिहाइश का तर्ज रिहाइश बदला, यानी हम फ्लैट्स के ऊपर आए, तो ये कब तक का दौर है और इसके बारे में क्या आपकी राय है? कब से शुरू हुआ ये दौर इनफैक्ट? देखिए, पहली तो बात ये कि अगर कंक्रीट की बिल्डिंग है तो वो कम से कम 125-150 साल तो चलनी चाहिए ना। जो तारीखी तारीखी इमारतें जो हैं वो तो अच्छा। 3-3, 4-4 साल, 100 साल भी चलती हैं तो सलामत रहती हैं। अभी भी जो अंग्रेज के जमाने की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसको जो कहते हैं मखदूश हो गई हैं, उसका सिर्फ ये हुआ है कि उनकी छतें जो हैं वो खराब हो गई, लेकिन सही। फाउंडेशन की बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये हो गया कराची शहर का खास तौर से कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को पैसे बनाने की लगन हो गई है। तो ना जिंदगी का ख्याल है ना हमारे किसी और चीज का ख्याल है। वो चाहते हैं जितना मैक्सिमम पैसा बना सकें वो बनाएं। तो एक तो शहर में ग्रीन ग्रैबिंग हो रही है, वो जगह जो इंसान के लिए थी जहाँ पे हमें खुली हवा के लिए रखा था वो सारी खत्म हो चुकी हैं। सब पे लोगों ने कब्जा करके वहां पे इमारतें बना दी हैं, इसलिए कि सबको खुली छुट्टी है ना। मतलब ये मिली भगत से हो रहा है, ये कोई अकेले तो कोई इंसान नहीं करता है ये। तो क्यों क्यों ऐसी इजाजतें दी गई हैं, क्यों ये ऐसा हो रहा है? मतलब सब कुछ कर लें हमारे साथ, कम से कम जिंदगियों के साथ तो लोग ना खेलें। भाई ये बड़े अफसोस की, बड़ी ज्यादती की बात है। और ये सब क्यों नहीं रोका जा रहा है? अभी क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कमिटीज बन रही हैं? क्यों फिर कहा जा रहा है कि हाँ जी हुकूमत ही इसका फैसला करेगी? क्यों कर रही है हुकूमत जब कर नहीं सकती? तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनल्स हैं उनको बीच में लेके आए? क्योंकि एक काम ये भी है कि एक आजकल के जमाने में खास तौर से हम बात करते हैं कि कैसे चीजों को ठीक कर दिया जाए। पुरानी इमारतें तो मैंने 500-600 साल पुरानी भी ठीक की हुई और बड़े आराम से हो जाती हैं। यहाँ के जो अंग्रेज के दौर की तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जो बाकी जो नई बनी हैं, जो मखदूश करार दे दी गई हैं और हैं एक्चुअली क्योंकि बुरी तरह से बनाई गई हैं, उनको भी शायद हम रेट्रोफिट कर सकें, उनको भी शायद हम स्टेबलाइज कर सकें।
क्योंकि हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि जब आप किसी चीज को कोई गिर जाती है या आप खुद गिरा देंगे तो फिर क्या होगा, जो लोग हैं उनका क्या हशर होगा? क्या हमने कोई उनके लिए इमरजेंसी प्लान बनाया हुआ है? कुछ भी नहीं है। जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए क्या है, मतलब सैलाब के इलाके के लोग देख लें आप, अभी तक बेघर बैठे हुए हैं। तो ये क्या भला, ये कैसा हमारा निजाम हो गया है? और क्यों हम लोग सब इतने बेहोश हो गए कि कुछ करने को तैयार नहीं है? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा यास्मीन साहब, ज़ाहिर है क्योंकि मैं आज इसी मौजू पे बात कर रही हूँ जो कराची में एक सानहा एक हादसा हुआ है। आपने भी ये शहर देखा है, आप यहाँ रहती हैं, आपको मालूम है 80 गज के प्लॉट के ऊपर मैडम हाई राइज बना देते हैं कि नहीं। मैं तो हैरान होती हूँ, 3 मंजिला 2 मंजिला छोड़े हैं मैडम, 4-5 मंजिला भी खड़े कर देते हैं। अच्छा 80 गज तो बहुत छोटा है, तो 120 गज के ऊपर इससे ज़्यादा हो सकता है। मुझे ये बताइएगा किसी एक प्लॉट यानी 80 गज के प्लॉट के ऊपर हम कितनी ऊपर कंस्ट्रक्शन यानी कितने मंजिला इमारत तामीर कर सकते हैं? 1+2 या ग्राउंड +1 या 80 गज के प्लॉट के ऊपर गुंजाइश या प्लॉट के हजम के हिसाब से बुलंदों वाला इमारत जो है वो कितनी हद तक जा सकती है? 80 से अगर हम शुरू करें और 120 पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरियाज में इन्हीं प्लॉट्स के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा होते हैं। देखिए ऐसा है कि हमेशा बायलॉज होते हैं जो हमारे शहर के भी रहे हैं, अभी वो वायलेट हो रहे हैं ना सारा वक्त। अभी अगर आपके पास छोटा लॉट है 80 गज का है तो वहां आप ज्यादा 2 मंजिला इमारत बना सकेंगे। आप ये कर सकते हैं कि उसको इस तरह से डिजाइन कर लें कि वहां शायद 2 खानदान रहेंगे, मगर बड़े मुश्किल से रहेंगे ना। 120 गज में आप डेफिनेटली 2 मंजिल या 3 मंजिले तक जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक चीज होती है FAR, विच इज फ्लोर एरिया रेशो। आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपका प्लॉट है, उसके लिहाज से आपकी तामीर कितने कितनी हो सकती है एरिया के लिहाज से। वो चाहे आप 1 मंजिल में करें, चाहे वो आप 2 में करें, चाहे वो आप 3 में करें। लेकिन अगर छोटा प्लॉट है तो आप 2 मंजिल से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। अगर आप पुराने शहर में देखें जो अंग्रेज के दौर की इमारतें हैं, वो 2 या 3 मंजिल से ऊपर तो गई ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सबके साथ जो हमारी गलियां हैं वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वहां ज्यादा ना सर्विसेज जा सकती हैं ना वहाँ ट्रैफिक जा सकती है। तो हम ये क्या कर रहे हैं शहर के साथ? ये बायलॉज की कमी नहीं है बेटा, बायलॉज हैं, वायलेट हो रहे हैं सारा वक्त। हर कोई जो वो इजाजतें दे रहा है, जो साहिब इख्तदार हैं, जिनके हाथ में है कि वो रोके, वो नहीं रोकते हैं। सारा मसला तो ये वाला है। तो अब ये कि आप बायलॉज बना भी और देंगे और हम कह भी देंगे, लेकिन हमें पता है कि होना तो कुछ भी नहीं है ना। इस हालात ऐसे ही चलते रहे। जास्मीन लारी साहब, आप गुफ्तगू करती हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि ज़ाहिर है आप कहें, समझाएं लोगों को और कुछ चीज़ हमारी भी समझ में आए, कमेटीज़ और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह। मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि वक्त बिल्कुल मुझे बार बार कहा जाता है कि कम हो रहा है, तो मुझे ये बता दें मैडम कि आप जैसे ज़हीन लोग जो हैं, जो माहिर तामीरात हैं, जिनको दुनिया कंसल्ट करती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, हमारी सिंध सरकार, हमारी फेडरल हुकूमत या आबाद जैसे जो इदारे हैं, क्या वो आपसे कभी कंसल्टेशन लेते हैं कि मैडम बता दें कि हम इस एरिया में अगर हाई राइज बिल्डिंग का शौक पूरा कर रहे हैं या यहाँ ये तामीरात हो रही हैं, तो इसमें आपकी माहिराना राय क्या है? मेरे साथ तो मुश्किल से कोई मुशावरत होती है लोगों की। अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि मैं सही ठीक उनकी है। नज़र से कोई सही एडवाइस दे सकती हूँ, क्योंकि मसला असल में यह है कि जहाँ हर कोई इसी लगन में लगा हो कि हर चीज से पैसे बना ले, तो फिर चीजें बेहतर कैसे होंगी? अनफॉर्चुनेटली जब इंसानियत का कोई किसी को भी फिक्र नहीं है। एक ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होते हैं, आपस में मिलजुल के रहने के, आपके साथ एम्पैथी की बात होती है, सॉलिडारिटी की होती है, कंपैशन होता है कि आप लोगों का ख्याल करें। जब वही आपके शहर में खत्म हो जाए और हर कोई अपनी ही नफसा नफसी के लिए चीजें बनाने के लग जाए, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। एब्सोल्युटली राइट। वेल यास्मीन लारी साहबा, थैंक यू वेरी मच मैडम कि आपने वक्त दिया। माहिर तामीरात हैं और क्लियरली कह रही हैं कि मुझसे कोई क्यों कंसल्ट करेगा, क्योंकि हम जैसे लोगों की बात कोई क्यों सुनेगा। इसीलिए ये हंसने की बात यह है कि हम हकीकत हाल में जो लोग प्रॉब्लम है अगर कहीं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, आपको कोई सही मशवरा दे सकते हैं, उनसे हमने इस सिस्टम को आउट किया, हमने सिस्टम से उन लोगों को आउट रखा हुआ है। और सिस्टम में यास्मीन लारी जैसी शख्सियत कह रही हैं कि इस शहर में बायलॉज हैं, लोगों कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, और सबसे बड़ा मसला यह है कि इस शहर में बिलखुसूस सिस्टम चलता है और इस सिस्टम को रोकने वाला शायद अभी तक कोई सामने नजर नहीं आया। बहरहाल इस पर क्रैकडाउन की बातें बड़ी हमने सुनी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और फिर जरा ये चेयरमैन आबाद हैं हसन बख्शी साहब, इनसे जरा बात करते हैं कि ये भी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये किस तरह से बना रहे हैं और इनका क्या SOP है। आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू ये हो रही है कि कराची शहर में इमारतें गिरने का ये सिलसिला, क्या इसका हल वाहिद ये है कि ज़ाहिर है जो मखदूश इमारतें हैं उनमें से लोगों की उनको खाली करवाया जाए, उनको मुतबादिल रिहाइश दी जाए, या ये भी अहम है कि किसी भी इमारत को तामीर होने से पहले ज़रा चेक कर लिया जाए कि वहाँ क्या मटीरियल यूज़ हो रहा है, सरिया है या सीमेंट है या नहीं है, जो उसकी फाउंडेशंस हैं वो कितनी मजबूत हैं या नहीं है, इस पर कोई काम होता भी है या नहीं। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसन बख्शी, चेयरमैन हैं आबाद के। हसन बख्शी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और जब ये हादसा, ये वाक़या हुआ था तो मैंने देखा कि आपने लियारी का विजिट भी किया, लेकिन सवाल बड़ा सादा है हसन बख्शी साहब, ये तामीरात जो हैं आप लोग भी करते हैं ना, वो मैं आती हूँ आपकी और चीज़ों पर, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तामीरात इतनी आराम से कैसे हो सकती हैं, कैसे बन सकती है कोई भी बिल्डिंग बगैर किसी अप्रूवल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये किस तरह हो रहा है। देखिए, कानून अपनी जगह मौजूद है और जो भी कानूनी बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको तकरीबन 17 एनओसी लेनी पड़ती हैं बिफोर स्टार्टिंग हिज जॉब, बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क। हाउएवर, ये जिस बिल्डिंगों की आप बात कर रही हैं, ये वो बिल्डिंगें हैं, या तो वो डेंजरस डिक्लेयर्ड बिल्डिंग है, ये 1950, 60 और 70 की दिहाई में बनी है, या वो इलीगल अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें हैं जो अनऑथराइज, जो किसी भी परमिशन के बगैर एक पैकेज के नतीजे में वजूद में आई है, ये कंस्ट्रक्ट हुई है। पैकेज से मुराद ये है कि वहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर है उसको एक 6 महीने का पैकेज दे गया। अगर एक फ्लैट आप बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं तो 25 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। 6 बनाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए, और 10 बनाते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए, और वो उसको 6 महीने का टाइम देता है। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये होती है, ना वहाँ कोई बिल्डिंग का अफसर आएगा, ना वहाँ लोकल गवर्नमेंट का कोई अफसर आएगा, ना कोई पुलिस वाला तंग करेगा, ना कोई और आपको तंग करेगा। आप अपनी बिल्डिंग 6 महीने में बना के कब्जा दे दिया जाए और लोगों को अंदर दाखिल कर दिया जाए। ये वो बिल्डिंग है, ना तो इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, सिर्फ अफसरान दूसरी तरफ देखने के लिए पैसे लेते हैं, ना इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना इसमें कोई आर्किटेक्ट है, ना कोई इंजीनियर है इसमें, और ना ही कोई मयारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है, और ना कोई बिल्डर जिम्मेदार इसके पीछे खड़ा है। ये बिल्डिंगें बनती हैं, लोगों को घुसा दिया जाता है, और इन बिल्डिंग्स की लाइफ स्पैन ही 15-20 साल है, जबकि कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन 80 to 100 ईयर्स है। सो ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये बिल्डिंगें, डेंजरस बिल्डिंग तो सिंध में 700 है। हाउएवर, ये जो बिल्डिंग जिसके बारे में आपने कहा, ये लाखों है। अब ये ये लियारी की जो बिल्डिंग गिरी और मैं वहां गया था, उसी गली में ऐसी 30 से 40 बिल्डिंगें खड़ी हैं, एक गली में। कराची के एक इलाके की एक गली में 30 से 40, 80 गज पे, कोई 8 मंजिला, कोई 6 मंजिला, कोई 10 मंजिला। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ ग्रीड, करप्शन, मिसमैनेज, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा बख्शी साहब, ज़ाहिर है शहर में सबसे बड़ा मसला रिहाइश का तो है। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जब अपने कामों के लिए या अप्रूवल्स के लिए जाते हैं तो आपको 7 पॉइंट्स या 7 चेक पॉइंट्स के ऊपर से गुजरना पड़ता है, अप्रूवल्स होते हैं आपके मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन एनओसी आपको बहरहाल मिल जाती है। शहर की हालत ये है हसन बख्शी कि अभी मैं बात कर रही थी यास्मीन लारी साहिबा से, तो वो मुझे ये कह रही थी कि एक हल्का सा भी अगर जलजला खुदा न खास्ता इस शहर में आया तो सर ये शहर मलिया मेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं होगा। सो उसमें सवाल ये है कि आप लोगों की एसओपीज जब आप लोग कहीं बनाते हैं तो क्या चीजें हैं जिनको आप लोग भी कंसिडर करते हैं आज के हालात में? मैं ये नहीं कहती कि माहौल दोस्त आप चीजें बना रहे हैं या नहीं बना रहे, लेकिन क्या एसओपीज के? देखिए, कराची इज अ सिस्मिक जोन। अल्लाह ना करे यहाँ कोई अर्थक्वेक आता है तो ये बिल्डिंगें पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएंगी, और यकीन माने दोनों बिल्डिंगों की, लीगल बिल्डिंगों के दरमियान, इलीगल अनऑथराइज बिल्डिंगों के दरमियान 2-2 फुट की गलियां हैं, 3-3 फुट की गलियां हैं। ना आप कोई इमरजेंसी सर्विस दे सकेंगे, ना कोई रेस्क्यू सर्विस दे सकेंगे। आबाद के मेंबर पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं, वो पैन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह हमारे जो मेंबर है कराची में भी काम कर रहे हैं, सिंध में भी काम कर रहे हैं। देखिए, हाउसिंग की डिमांड वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान में 12 मिलियन है, और कराची जैसे शहर में 2.2 मिलियन है जो रिप्लेसेबल हाउसेज हैं, या जिनकी क्वालिटी खत्म हो गई है, लाइफ खत्म हो गई है। सो
इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, जबकि हम जो मैं कहता हूँ रेगुलेटेड सेक्टर है, वो इतनी डिमांड मीट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमें अप्रूवल के प्रोसेस बहुत लेंदी भी हैं, बहुत कम्बरसम भी हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, ओवर द टेबल एंड अंडर द टेबल बोथ। सो हम एक लिमिटेड हाउसिंग दे पा रहे हैं। अब लोगों की घर एक नेसेसिटी है, फंडामेंटल राइट है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये किसी भी गवर्नमेंट का किसी को रहने वाले को फेवर नहीं है, तो लोगों की जरूरत है। अब अगर रेगुलेटेड सेक्टर नहीं दे पा रहा है या आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो यही होगा कि इलीगल लोग काम करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ सना, देखिए बहुत सालों से हम कराची में रहते हैं, हम देखते हैं कि फेडरल बी एरिया बना 30 साल 40-50 साल पहले, गुलशन इकबाल बना, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद। तो इस किस्म की स्कीम्स आती थी गवर्नमेंट की, जहां पर मुतवसत तबके का आदमी अपनी जमीन खरीदता था। उस वक्त 2-5 हज़ार रुपये में ये प्लॉट मिलते थे 80 गज के, और अपना मकान बना के इज्जत से रहता था। 25 साल से 2 स्कीमें एमडीए ने और एलडीए ने लॉन्च की। 25 अरब गरीब कराची के रहने वालों से लिया 25 अरब रुपए, और 25 साल में वो स्कीम्स डिलीवर नहीं हुई। 10-10 हज़ार रुपए का प्लॉट बेचा था उन्होंने उस वक्त, 80 गज 100 गज का। सो ये 5 लाख लोग हैं जिनको प्लॉट बेचे गए, आज तक डिलीवर नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर ये आप डिलीवर करते तो आबादी का थोड़ा सा फ्लो वहाँ बढ़ता, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते, वहाँ रोजगार के वो देते, एवेन्यूज क्रिएट करते हैं। बख्शी साहब, सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं ख्वाहिश मेरी ये है कि ज़रा अभी हम इसको मज़ीद कुछ और प्रोग्राम्स भी मैं इस पे करना चाहूँगी और हम देखें कि आप लोग शहर में कैसे मज़ीद शहर की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, आप पर इल्ज़ाम है, आपके बिल्डर्स पर इल्ज़ाम है कि आपके बिल्डर्स या आप लोग भी कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं इस शहर को, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। इनफैक्ट अभी मैंने पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई हूँ कि हाई राइज कच्ची आबादियाँ बन रही हैं। I mean, ये कैसे मुमकिन है हसन बख्शी साहब? बगैर किसी चीज़ों के देखें, हर जगह पर आपकी अम्ब्रेला के नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती, किसी को फिंगर पॉइंट नहीं करती, या ये मैं नहीं कहती कि वो लोग ही ये काम कर रहे हैं, बट अदरवाइज कोई तो है ना जो ये काम कर रहा है। और आप जैसी सेम वॉइसेस जो हैं वो पावर कॉरिडोर्स में सुनी जाती हैं। आप बात कहते हैं तो सिंध हुकूमत भी सुनती है, फेडरल भी सुनती है, पावर कॉरिडोर्स भी सुनते हैं सर। सो आप कराची के लिए क्यों नहीं कोई ऐसा प्लान दे पाए हैं अभी तक कि शहर में अगर आबादकारी होनी है, शहर में रिहायशी इमारतें बननी है, तो उसका कोई तरीकेकार क्यों नहीं गुज़ारा है? आपने बात की ना कि हम हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, और दुनिया के हर शहर में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में हाई राइज बिल्डिंग ना सिर्फ बनाई जाती है, वो शहरों का सॉफ्ट इमेज देती है। सो हम वी आर प्राउड कि हम इस किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं। फर्ज करें 80 गज का मकान प्लॉट है, 40 गज का प्लॉट है, उसमें भी 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। और जो जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं उनको क्रिमिनल्स कहता हूँ, चाहे वो बनाने वाले हों, माफिया कहता हूँ चाहे वो बनवाने वाले हों, चाहे वो इदारे के लोग हों, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हों, चाहे वो लोग किसी भी लोकल गवर्नमेंट के हों। और ये सिर्फ, ये भी मैं आपको बताते चलूँ, सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं चल रहा है, ये कैंटोनमेंट के भी बहुत इलाकों में चल रहा है। दिल्ली कॉलोनी में आप जाइए, आज भी बिल्डिंगें बन रही हैं 10-10 माले की, 40 गज के प्लॉट पे, 50 गज के प्लॉट पे। जब से हमने ये मुख्तलिफ ये हादसा हुआ और हमने बात की, अब दिल्ली कॉलोनी का सर्वे शुरू हुआ है, तो देखिए ये मेनेंस है, इसमें बिलियंस ऑफ रुपए इन्वॉल्व हैं इस करप्शन में, इस क्रिमिनल एक्टिविटी में, और लोग खामोशी से इससे बहुत भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वेल हसन बख्शी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि कुछ जहनों से, उनके कुछ चीज़ों से, कुछ बातें करके, कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेकर कोई ओपिनियन क्रिएट किया जाए। ओपिनियन यही है कि शहर में रिहाइश का मसला है। देखिए, एक आम आदमी के पास रहने को अगर घर नहीं होगा तो वो सड़क पर तो नहीं रहेगा। सैलाब ज़दगान आते हैं, दीगर और लोग आते हैं, आप उनके लिए पूरे एरियाज जो हैं मुख्तस कर देते हैं, वो वहाँ बैठ जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, वहां पर वो यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। SBCA के ऊपर मैं बस साइन ऑफ करने से पहले सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि क्रैकडाउन करें, मुअत्तल करें, ऑफिसर्स की जरूर बासपुर्स होनी चाहिए, सभी ये बात कहते हैं, लेकिन
एसबीसीए के इदारे को हमने आज अप्रोच करने की कोशिश की है। हम चाहते थे कि उनके लोग आए, उनकी बात करें, लेकिन आपने मीडिया से उनको इतना खौफजदा किया हुआ है क्योंकि वो उन सवालात के जवाब ही नहीं देना चाहते, क्योंकि जब फाइल पर पैसे रखकर मिलते हैं तो वो अफसर चाहे आई एम रियली सॉरी लेकिन 14 ग्रेड, 15 ग्रेड, 18 ग्रेड पर बैठा हो या 21 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ, वो फाइल में पैसा जब चलता है तो फिर हालात इस शहर के मुझे नहीं लगता कि इस तरह इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बदलेंगे। बहरहाल होप सो कि चीज़ें बेहतर हों, शहर में बिल्डिंग की तामीर का जो सिलसिला है वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। नाकिस मटीरियल जिस तरह से हर जगह पर बासानी मैसर है और उसमें सरिया है, सीमेंट है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नहीं इस्तेमाल हो रहा तो वो SOPs इस्तेमाल नहीं हो रही जिसके तहत किसी भी रिहायशी इमारत की तामीर होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।